अशोक गहलोत कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो ही गया, लेकिन कैसे सचिन पायलट, सीपी जोशी के लोगों को संतुष्ट किया गया और कैसे नाराज लोगों की एक नई फौज खड़ी भी हो गई, उसकी कहानी आपको मैं बताऊंगी। राजस्थान में कौन मंत्री बना और क्यों बना, किसका पत्ता आखिरी सेकंड में कट गया, इसकी पूरी कहानी भी हमारे साथ आप शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे गांठ गांठ गठबंधन कर मोदी को हराने की पूरी तैयारी में विपक्ष जुटा है, लेकिन एक नया पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें केसीआर जैसे नेता गैर कांग्रेस गैर बीजेपी का फेडरल फ्रंट तैयार करने में जुट गए हैं। सवाल यह है कि इस फेडरल फ्रंट से राहुल के 2019 के प्लान को क्या पलीदा लग सकता है या मोदी की दोबारा सत्ता में वापसी पर ग्रहण लगेगा। ये सब कुछ आपको आज बताएंगे हम चुनावी अड्डा में। – 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दो तस्वीरों ने बिहार की राजनीति साफ कर दी। एक और एनडीए में बीजेपी के साथ पासवान और नीतीश कुमार कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष में कांग्रेस के साथ लालू की आरजेडी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी है। बिहार में महागठबंधन के ऐलान के बाद सबकी नजरें बीजेपी पर थीं। रविवार को अमित शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने साथ खड़े होकर ये बता दिया कि वो 2019 के चुनावी रण में बीजेपी के साथ ही ताल ठोकेंगे। जब श्री अमित शाह जी ने बिहार में सीटों के बंटवारे के बारे में घोषणा कर दी, उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तय हो गया तो अब हम सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे और जहां तक किस सीट पर कौन लड़ेंगे इसके बारे में श्री अमित शाह जी ने भी बता दिया। उसके बारे में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे और तीनों पार्टियों के नेता भी बैठकर बात करेंगे और जैसे भी होगा उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह सब चीज हम लोग तय कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि एनडीए में सीट बंटवारा सभी की रजामंदी से हुआ है। एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए थर्ड फ्रंट की भी तैयारी जारी है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में अपनी जीत से उत्साहित के चंद्रशेखर राव अब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों को साथ लाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। साथ ही वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी साथ लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार केसीआर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर उन्हें फेडरल फ्रंट की छतरी के नीचे लाने की कवायद जारी रख सकते हैं। यानी फेडरल फ्रंट बना तो उसमें माया, अखिलेश, ममता, नवीन पटनायक की पार्टियां शामिल होंगी। ऐसे में तीसरा मोर्चा बनाने पर मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, ये महागठबंधन और तीसरे मोर्चे के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेसी किसी क्षेत्रीय दल के नेता को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहे। वहीं तीसरे मोर्चे में शामिल दल राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य किसी नेता को पीएम पद के तौर पर स्वीकार करने को राजी नहीं है। ऐसे में देश की सियासत में तीसरे मोर्चे का वजूद कितना अहम होगा, ये जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तेलंगाना में भारी जीत के बाद बाकायदा 1 महीने के लिए एक जेट को हायर किया गया है ताकि सिटी हॉपिंग पर केसीआर जा सकें और एक फेडरल फ्रंट बना सके। हमारे साथ अपडेट के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, मुझे ये बताइए कि फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तो भेज दी केसीआर ने ममता बनर्जी को, क्या रिस्पांस मिला, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट जो है ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है। पहले भी एक मीटिंग दोनों के बीच में हुई थी और हम जानते हैं कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो एक फेडरल नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बनाना चाहते हैं। 2019 से पहले की जो कवायद है वो पूरी तरह से चल रही है। उसी सीरीज में ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई इसका जो है कोई पब्लिक अनाउंसमेंट इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इस तरह
तरह की कोशिश जो है वो दोनों कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी जो महागठबंधन की तमाम बैठकें दिल्ली में सोनिया गांधी बुलाती हैं उसमें भी शामिल होती हैं, लेकिन केसीआर से भी जाकर मुलाकात करती हैं और फिर एक फेडरल फ्रंट बनाने की भी बात दोनों के बीच में होती है। तो जरूर 2019 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे ये तमाम जो हलचलें हैं वो जो है वो सामने सतह पर आ रही हैं। और ये जो मीटिंग है ये हमें देखना पड़ेगा कि कितने और तमाम लोग जो हैं वो इस फेडरल फ्रंट में आने के लिए तैयार होते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है, एनसीपी महागठबंधन का हिस्सा है। तो ये जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट की बात हो रही है कितनी ये जो है कितना सक्सेसफुल ये होगा ये जरूर देखने की बात रहेगी आने वाले समय में। विजयलक्ष्मी, ये बहुत दिलचस्प है कि चाहे नवीन पटनायक हो या अभी ममता बनर्जी हो, मीटिंगें हो रही है, कमिटमेंट कहीं से नहीं मिल रही केसीआर को। बिल्कुल कमिटमेंट कहीं से कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ मीटिंग्स का दौर जारी है। और कई बार क्योंकि चुनाव से पहले एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है तमाम रीजनल पार्टीज का। अगर एक वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस में जाना चाहते हैं तो सब अपने अपने राज्य में मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो चाहते हैं लड़ने को मिली जाए। तो जरूर एक मत ये भी रहता है कि शायद प्रेशर टैक्टिक है कुछ लोगों के द्वारा कि वो किस तरह से अपने जो पत्ते हैं वो खेलेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव जहां तक होगा। लेकिन जरूर कुछ ऐसे दल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं पूरे भारत की अगर हम बात करें। कुछ रीजनल शत्रप्स ऐसे हैं जो 2019 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बंगाल से ममता बनर्जी जिस तरह का तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन रहा पिछले चुनावों में, जरूर इस बार भी वो एक मेजर प्लेयर होंगे 2019 के चुनाव में। केसीआर का जो तेलंगाना में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही शानदार रहा। तो जरूर ये मेजर प्लेयर्स रहेंगे इन दोनों राज्यों में। और शायद इसी से बूस्ट एक तरीके से कहें केसीआर को मिला है कि वो ममता बनर्जी के साथ बात कर रहे हैं। बाकी तमाम लोगों से भी ये लोग कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे और एक कोशिश की जाएगी। विजयलक्ष्मी, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आ जाता है कि लोग शायद मीटिंगें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे केसीआर हो चाहे महागठबंधन हो, सब अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं और अपने लिए ज्यादा लॉबी कर रहे हैं, फेडरल फ्रंट के लिए कम कर रहे हैं। और इन सभी क्षेत्रीय दलों का कहीं ना कहीं टिल्ट, चाहे वो प्रो कांग्रेस हो या प्रो बीजेपी हो, रहा जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्टालिन ने जब ये स्टैचू करुणानिधि का जब अनवेल करने गई थी फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, तो स्टालिन ने हमने देखा दक्षिण भारत में जिस तरह का अभी राजनीतिक समीकरण है उसमें डीएमके जरूर एक अहम रोल निभाएगा। स्टालिन ने एक मंच से राहुल गांधी के नाम की घोषणा की, समर्थन दिया अपना, लेकिन बाद में हमने देखा कि जो तमाम महागठबंधन के प्लेयर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने समर्थन नहीं किया। ज्यादातर लोग यही कहते नजर आए कि 2019 के बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी कलेक्टिव लीडरशिप में जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ा जाएगा। तो एम्बिशन जो है वो जरूर है, हर राजनीतिक दल का जो है वो एम्बिशन है कि 2019 में जब प्रधानमंत्री की जो दौड़ हो उसमें उनका चेहरा भी हो, वो भी कहीं ना कहीं उस दौड़ में शामिल हो। और ये जो पूरी कवायद है नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बनाने की, एक पोस्टपोल सिनेरियो में अगर कुछ नंबर्स आते हैं, सीट्स आती हैं, एनडीए घटता है या यूपीए घटता है, तो उस सिचुएशन में क्या ये किंग मेकर हो सकते हैं? इस तरह की अभी अटकलें जो है एक डार्क हॉर्स कंसेंसस कैंडिडेट खुद को उभारने के लिए और बार्गेनिंग टैक्टिक्स के लिए ये सब कुछ भी हो रहा है। विजयलक्ष्मी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए महागठबंधन पर रविवार को जमकर प्रहार किया। पीएम ने तमिलनाडु में चेन्नई मध्य, चेन्नई उत्तर, मदुरई क्षेत्रों के भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो संबोधन के जरिए बातचीत की। पीएम ने कहा कि अब कई लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन निजी अस्तित्व को बचाने के लिए है और विचारधारा आधारित समर्थन नहीं है। गठबंधन सत्ता के लिए है, जनता के लिए नहीं है। ये गठबंधन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए है, लोगों की आकांक्षाओं के लिए नहीं है। महागठबंधन अमीर परिवारों का गठजोड़ एक बेतुका गठबंधन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में आईआईटी भुवनेश्वर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ओडिशा में स्वास्थ्य, सड़क, राजमार्ग
उच्च शिक्षा से जुड़ी करीब 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने केंद्र सरकार की ओर से ओडिशा के विकास के लिए किए गए कामों को भी गिनाया। जब किसी केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा समेत पूरे पूर्वी भारत के विकास पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, देश के संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए बीते 4 वर्षों से निरंतर यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, जरूरी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार पूर्वी भारत को पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के गेटवे के तौर पर विकसित करने की तरफ आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए ओडिशा के जन जन, ओडिशा के कोने कोने का विकास, ये संकल्प लेकर के केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। साथियों, आज आईआईटी भुवनेश्वर को ओडिशा के देश के प्रतिभाशाली इंजीनियरों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके निर्माण में 1,260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये भव्य कैंपस आने वाले समय में ओडिशा के नौजवानों के सपनों को, इन सपनों के सेंटर तो बनेगा ही, यहां के युवाओं के लिए रोजगार का नया माध्यम भी सिद्ध होगा। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो ओडिशा में 14,500 करोड़ की परियोजना थी, जिसमें 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में न सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि 2019 चुनावों का खास ख्याल भी रखा गया है। हालांकि गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान मंत्रिपरिषद के चयन में भी नजर आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं पुलकीदास कल्ला, मैं शांति कुमार धारीवाल, मैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 3 दिन तक चले मंथन के बाद सोमवार को वो घड़ी आ गई जब राजस्थान में अशोक गहलोत के मंत्रियों ने शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। सोमवार को गहलोत मंत्रिमंडल में 10 राज्य मंत्रियों और 13 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राहुल गांधी ने 3 दिन तक गहलोत और पायलट से मीटिंग के बाद 23 मंत्रियों को गहलोत के कैबिनेट के लिए चुना। मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो 18 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, तो पहली बार चुनकर आए 25 से ज्यादा विधायकों में किसी को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव भी कांग्रेस के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक और गहलोत गुट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त थी, तो दूसरी ओर सचिन पायलट के युवा दावेदार। अब एक नजर गहलोत गुट के कैबिनेट मंत्रियों पर। बीडी कल्ला बीकानेर से विधायक हैं। गहलोत गुट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी से विधायक हैं। गहलोत गुट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। शांति धारीवाल कोटा उत्तर से विधायक हैं। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। लालचंद कटारिया जोटवाड़ा से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। गहलोत गुट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। प्रसादी लाल मीणा लालसोट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। गहलोत गुट के नेता माने जाते हैं। एस मोहम्मद पोखरन से विधायक चुने गए हैं। गहलोत गुट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। ममता भूपेश सिकराया से विधायक हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है। अर्जुन बावनिया बांसवाड़ा से विधायक हैं।
राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है। अशोक चांदना हिंडोली से विधायक हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से विधायक हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। गहलोत गुट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। सुभाष गर्ग कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरएलडी से विधायक हैं, गहलोत गुट के करीबी माने जाते हैं। राजस्थान के 23 मंत्रियों में से 12 मंत्री गहलोत गुट के हैं, जबकि पायलट गुट के 10 मंत्रियों को जगह दी गई है। अब नजर पायलट गुट के मंत्रियों पर। प्रमोद जैन माया अंता से विधायक हैं, पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। विशेंद्र सिंह डींग कुमेर से विधायक हैं, पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। हरीश चौधरी बायतू से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री का जिम्मा है, पायलट गुट के नेताओं में इनकी गिनती होती है। रमेश मीणा सपोटरा से विधायक हैं, मीणा समाज में अच्छी पकड़ है, पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़ से विधायक हैं, पायलट गुट के नेता हैं। उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री का जिम्मा है, पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। भंवर सिंह भाटी कुलायत से विधायक हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है, ये भी पायलट गुट से हैं। सुखराम बिश्नोई सांचौर से विधायक हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है। भजनलाल जाटव वैर से विधायक हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है, पायलट गुट के नेता हैं। राजेंद्र यादव कोटपोतली से विधायक हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा है, ये भी पायलट गुट से ही ताल्लुक रखते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान में कैबिनेट का गठन 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है और इसमें युवा और अनुभव का मिक्सचर है, जो कांग्रेस को 2019 में चुनाव में फायदा दिलाएगा। बात यह भी सामने आ रही है कि कैबिनेट के सिलेक्शन में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और पार्टी 2019 के चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 23 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, कास्ट इक्वेशंस और साथ ही साथ 2019 में कौन जीत दिलाएगा कांग्रेस को राजस्थान में लोकसभा चुनावों के दौरान। इन सब इक्वेशंस के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा जुड़ रहे हैं। मनु, अब जो कैबिनेट की शक्ल उभर कर आई है, जिस पर अल्टीमेट ठप्पा खुद राहुल गांधी का लग रहा है, कितना बैलेंस आपको ये कैबिनेट लग रहा है फिलहाल? देखिए, पहली बार आला कमान तक ये बात पहुंची है कि जो मंत्रिमंडल गठन के अंदर किनको शामिल किया जाए, किनको नहीं किया जाए, लेकिन जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है उसके अंदर जो अशोक गहलोत ने जो तरजीह दी है वो अनुभवी नेताओं को दी है। सचिन पायलट जो है अपने खेमे में कुछ अनुभवी लेकिन बाकी यंगस्टर्स को लेकर के आने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं 2019 के अंदर उनकी टीम मिलकर के एक काम कर सके, इसकी उन्होंने कोशिश की है। मंत्रिमंडल को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन सीधे तौर पर है कि जो नए चेहरे जीत करके आए थे उनको कहीं भी तरजीह नहीं मिली है। दूसरी बात, जो 10 से ज्यादा विधायक जिन्होंने सीधे तौर पर अशोक गहलोत के लिए कहा था कि अगर उनका समर्थन चाहिए तो अशोक गहलोत के नाम पर ही वो दे सकते हैं, उनको भी अभी दूर रखा गया, उनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि उनको कब मौका दिया जाएगा, किस तरह से उनको शामिल किया जाएगा। जो बसपा थी उन्होंने भी समर्थन देने की बात करी थी, तो उनको भी अभी कहीं मौका नहीं मिला। केवल एक जो आरएलडी से जीत करके आए सुभाष गर्ग, उनको शामिल किया गया है इसके अंदर। तो साफ तौर से कि अभी जो सहयोगी पार्टियां जो जिन्होंने समर्थन देने की बात करी थी उनको मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं मिली है। और जो पिछली बार मोदी लहर के अंदर जो 7 चेहरे जीत करके आए थे उन लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है मंत्रिमंडल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कहीं राहुल गांधी भी कि उन चेहरों को हमने तरजीह दी है जो लगातार की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, जो कैबिनेट की आगे भी बढ़ाई जा सकती है, तो विस्तार हो सकता है। हालांकि एक जगह वसुंधरा राजे जो थी वो आगे रही अशोक गहलोत से कि महिलाएं 4 थी उनकी कैबिनेट में, यहां पर सिर्फ एक महिला को ही अभी तक शपथ दिलाई गई है। सीपी जोशी, भरत सिंह जैसे कई वरिष्ठ लोग अभी भी बाहर हैं। मनु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।